हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। हम लोग आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नए पैटर्न 50% ऑब्जेक्टिव पर आधारित क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। इस सेशन में 2011 से 21 तक के जितने भी रसायन शास्त्र से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर बारीकी से और चैप्टर के अनुसार चर्चा करेंगे। तो पहले सेशन में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और इनमें से वही क्वेश्चंस सम्मिलित है जो 2011 से 21 तक पूछे जाएंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, करा सही उत्तर का संकेताक्षर A, B, C और D में लिखें। आपका जितना भी सही होगा उसको आप A, B, C और D ऑप्शंस के रूप में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, Na2SO4, इसको अगर जूम करना चाहिएगा तो जूम करके लीजिए। ठीक है, कह रहा Na2SO4 एक्वा सॉल्यूशन है और BaCl2 का एक एक्वा सॉल्यूशन है। तब बना रहा है BaSO4 एक सॉलिड के रूप में बन रहा है और 2NaCl एक्वा सॉल्यूशन है। तो पूछ रहा है हम लोगों से कि यह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह जो रासायनिक अभिक्रिया है यह द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। कहिएगा कैसे? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं और इस अभिक्रिया में आयन का केवल स्थानांतरण होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच द ट्रांसफर ऑफ आयन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम। एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच केवल आयन का ट्रांसफर होगा। कहिएगा सर इसको थोड़ा बताइए पूरी डिटेल से। तो पूरी डिटेल्स हम क्या कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि क्या है, आप लोग के पास जो दे रखा है उसमें से क्या है, तो Na2SO4 है, यही ना। अब प्लस क्या है, BaCl2, यह है। अब देखिए Na2SO4 BaCl2 तो बना रहा है क्या, तो BaSO4 अब प्लस 2NaCl। तो इसमें यह प्लस है फिर यह माइनस, यह प्लस और यह माइनस। अब देखिए इसमें जो आयन का जो ट्रांसफर हुआ है Ba प्लस SO4 2 माइनस और Na2 प्लस का Ca2 प्लस Cl2 माइनस का। ठीक है, तो केवल आयन का स्थानांतरण हुआ है, तो वही द्विविस्थापन या उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का, एक का जो आंसर क्या होगा, सी होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, एक का आंसर क्या आ जाएगा, तो एक का आंसर आ जाएगा सी। हम रेड पेन से सी कर देते हैं और इस सब का आप लोग का PDF भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप लोग का PDF भी पूर्ण रूप से तैयार है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। लोहे एवं इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। कह रहा है तांबा, चांदी, सोना और जिंक। तो लोहा और इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो दो का आंसर क्या आ जाएगा, डी। आप लोगों का दो का आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो दो का डी आ जाएगा। तो डी ऑप्शन पर हम टिक कर देते हैं। ठीक, अगला क्या करा है 3 में कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना जो होता है वह CaCO3, शुष्क बुझा हुआ चूना
फिर अलग है, ठीक है। तो बुझा हुआ चूना क्या है इनमें से, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चौथा क्या कह रहा है कि ZnSO4 प्लस Cu, तो Zn प्लस CuSO4, तो ZnSO4 प्लस Cu। यह कौन सी अभिक्रिया है, तो जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर की तुलना में, ठीक। तो जो धातु अधिक क्रियाशील होता है अपने से कम क्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन से हटा देता है, और इसमें जो अभिक्रिया संपादित होती है वह अभिक्रिया कहलाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, या सीधा उसको कहिए विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, बी आंसर आ जाएगा। कहिएगा सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेन हम कर देते हैं। जैसे कि देखिए इसको केवल हटा देते हैं और दूसरा एक ले आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग के पास क्या है कि Zn प्लस क्या है CuSO4, साइन ऑफ गिव्स क्या प्राप्त हो गया, ZnSO4 प्लस Cu। कहिएगा यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर यह जो Zn है यह कॉपर को विस्थापित करके अपना स्वतः ZnSO4 का निर्माण, क्योंकि Zn हाईली रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, तो ज़्यादा प्रबल होगा वह कमज़ोर को हटाएगा, सिंपल बात है। तो यहाँ पर भी Zn इज द मोर रिएक्टिव दैन द कॉपर, एज ए रिजल्ट तब इसके परिणाम स्वरूप ZnSO4 का क्या होता है, निर्माण होता है। और यह अभिक्रिया जो है वह एकल विस्थापन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो इसका आंसर के 4 का बी आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अगला क्या कह रहा है देखिए 5 में, लिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो धातु की क्रियाशीलता श्रेणी 1 है, ठीक है। क्या है, तो धातु की क्रियाशीलता श्रेणी। अब देखिए धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में जो है, धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में पहला पोटासियम आ जाता है, ठीक है, फिर बेरियम आ जाता है, पोटासियम बेरियम सोडियम, पोटासियम बेरियम कैल्शियम सोडियम, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पोटासियम बेरियम कैल्शियम सोडियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन कोबाल्ट क्रोमियम निकेल लेड, यह सब धातु के क्रियाशीलता। तो जो धातु सबसे ऊपर है वह अधिक क्रियाशील होती है, तो पोटासियम सबसे ऊपर है, इसीलिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो पोटासियम। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, आंसर आ जाएगा डी, ठीक। 5 का। 6 में क्या कह रहा है, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो साग सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, और कंपोस्ट में क्या ऊर्जा है, यानी उर्वरक में ऊर्जा ही तो है, तब तो हम लोग का क्या फसल बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आ जाती है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया आ जाती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। साग सब्जियों का विघटन कौन से अभिक्रिया होगा, तो ऊष्माक्षेपी। उपचयन वह अभिक्रिया, उपचयन को ही क्या कहते, देखिए उपचयन अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकरण, तो उपचयन कौन सी अभिक्रिया है, तो उपचयन में वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कि इनमें से सभी डी। 7 का आंसर क्या आ जाएगा, आप लोगों का आंसर डी आ जाएगा, ठीक। अब चलते हैं आगे के प्रश्न पर, ठीक है। अब चलते हैं आगे के, 7 तक हो गया। अब देखिए 8वां प्रश्न में क्या कह रहा है, 8वां प्रश्न में कह रहा है कि Cu, देखिए क्या कह रहा है, CuO, ठीक है। अब ठीक है, तो फिर थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा कर देते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब देखिए यह जो अभिक्रिया है, तो सबसे पहले हम लोग उपचयन में पढ़े हैं कि ऑक्सीजन का क्या होता है, तो ऑक्सीजन का
संयोग होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है वियोग। तो यह ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन का वियोग भी हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर और दूसरा एक मेथड्स है जिसकी सहायता से आसानी से उसको पकड़ा जा सकता है। जैसे कि देखिए क्या है कि CuO प्लस क्या है H2, इसको अगर समझ जाइएगा तो बिल्कुल समझ जाइएगा, Cu प्लस H2O। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर केवल आप लोगों को दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अब देखिए कॉपर का सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो जिसका निकालना रहता है उसको x मानते हैं। तो x प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, तो x -2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया +2, x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर जो आ जाता है आप लोगों का x बराबर आ जाएगा +2। तो यहाँ पर x +2। फ्री स्टेट में मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा, तो मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या 0, H2 का 0, यहाँ भी इसका 0 और यहाँ इसका +1, क्योंकि इसका जब भी निकालेंगे तो 2x -2, तो 2x बराबर सीधा 2 से 2 कट गया, x बराबर +1। अब देखिए 2 से कितना पर गया है कॉपर, तो 0 पर। H2 0 से कितना पर गया है 1 पर। तो यहाँ पर कॉपर पर क्या हुआ है, तो कॉपर पर जो हुआ है यहाँ पर अवकरण अभिक्रिया, यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यह जो हो गया एक प्रकार का कौन सी अभिक्रिया, तो एक प्रकार का यह रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया है। करा CaCO3 टूटकर CaO प्लस CO2 बन रहा है, कौन सी अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि एक बड़ा यौगिक दो छोटे छोटे यौगिकों में टूटेगा तो वह एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो 9 का ए आंसर आ जाता है। 10 में क्या करा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हांस क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। 12 में क्या कर, लोहे पे जंग लगना कौन सी अभिक्रिया, तो संक्षारण है। संक्षारण कॉरिजन यानी कि एक वैसी प्रक्रिया जिसमें लोहे के बाहरी परत पर भूरे रंग की बाहरी सतह पर भूरे रंग की एक परत बैठ जाती है, जो संक्षारण या जंग लगना कहलाता है। 12 में क्या करा, संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा अभिव्यक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है। अब देखिए 13 में क्या करा कि अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों ओर प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होती है, तो वह क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। 13 का आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, क्या कहलाता है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए 14 में क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन असंतुलित, असंतुलित में क्या होगा कि दोनों ओर यानी कि अभिकारक और प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी, यही होगा असंतुलित। तो कह रहा H2 प्लस Cl2। अब इसको साइड में करते हैं, तो H2 प्लस Cl2 में देखिए हाइड्रोजन दूगो, हाइड्रोजन भी दूगो, क्लोरीन दूगो, क्लोरीन, यह तो संतुलित है तो एक होगा नहीं। यह भी क्या 2KClCO3, तो दूगो पोटासियम दूगो पोटासियम, दूगो क्लोरीन 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन 6 गो ऑक्सीजन, यह भी संतुलित है। अब देखिए PbNO3, तो Pb एगो तो एगो Pb N दूगो, तो यानी कि सीधा आप लोगों का आ गया कि इसका आंसर जो आ जाएगा आप लोगों का सी आंसर आ जाएगा। यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोग अगर संतुष्ट होना चाहते हैं तो हम बता देते हैं आप लोगों को। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है PbNO3, क्या है Pb इंटू NO3 के होल ट्वाइस, यही ना, यही ना। फिर क्या है PbO प्लस NO2, ठीक है, उसको बनने दीजिए, छोटा कर देते हैं। PbO प्लस NO2 अब प्लस क्या कह रहा है O2। अब इसको छोटा कर देते हैं। देखें है यहाँ पर Pb क्या एगो है, तो Pb एगो है,
नाइट्रोजन कितना है तो 3 दू गो है। ऑक्सीजन कितना है तो 3 दूना 6 गो। अब प्रोडक्ट में पी भी तो एक गो है। नाइट्रोजन कितना है तो एगो। ऑक्सीजन कितना है 2 और 2 4 है 1 5। मतलब नाइट्रोजन की संख्या समान है तो नहीं, ऑक्सीजन समान है तो नहीं, केवल पी भी समान है। मतलब यह एक क्या आ जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगला निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। Fe देखिए क्या कर रहा है, FeCl2 FeCl3, यह तो क्या आ जाएगा, तो यह तो सीधा सिंपल असंतुलित होगा, क्योंकि Fe एगो क्लोरीन 2 गो क्लोरीन 3 गो। NH4NO2 क्या है, NH4NO2 तो नाइट्रोजन एक है 1 2 तो 2 गो नाइट्रोजन और 4 गो हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन, तो यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर है। ठीक है। 15 में क्या कह रहा है देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3, इसको गर्म करने पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस क्या होता है, मुक्त होता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया, एक बड़ा यौगिक 2 छोटे छोटे यौगिकों में टूटता है, तो यह कौन सी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। 16 के डी आंसर आ जाएगा आप लोगों का, क्या आ जाएगा, तो अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ के आंसर आ जाएगा डी। 17 में क्या कर रहा है, 6CO2 प्लस 12H2O साइन ऑफ गिव सूर्य की प्रकाश क्लोरोफिल ग्लूकोज O2 प्लस H2O कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक। कहिएगा वाई प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो गया, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, तो वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अगला क्या करा, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड प्राप्त पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया। यहाँ पर जो प्राप्त होता है आप लोगों का देखिए, पहले यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है सिल्वर क्लोराइड, ये देखिए यहाँ पर यह जो प्राप्त हो रहा है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, यह जो सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हो रहा है AgCl, यह ठोस के रूप में पृथक होकर विलयन से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। 18 के आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक। 19 में अब हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि जिन अभिक्रिया में देखिए, कह रहा है जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब खर्च होती है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि AgBr 2AgBr Ag प्लस Br2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह वियोजन भी है और ऊष्माशोषी भी है, वियोजन और ऊष्माशोषी दोनों, यानी कि डी आंसर आ जाएगा। ठीक है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका, तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। अगला कह रहा है कि चांदी के ऊपर काली परत व तांबा के ऊपर परत चढ़ाना किसका उदाहरण है, तो संक्षारण का उदाहरण। चांदी काली हो जाती है और तांबा की के परत पर भी पीले रंग की एक परत बैठने लगती है। ठीक है, तांबा के ऊपर, तो यह संक्षारण का ओरिजिन कहलाता है। अगला कह रहा है चिप्स की थैली में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का। अब दिखा देते चिप्स, अगर हमारे पास डाउनलोड भी होगा। ठीक है, चिप्स की थैली में जो गैस रहता है वह नाइट्रोजन गैस रहता है। ठीक है, चिप्स की थैली में जो गैस रहता है वह नाइट्रोजन गैस रहता है। दिखा देते हैं चिप्स, देखिए 1 2 इमेज ऐसा लगाइए कि बेहतर आप लोगों को पढ़ने में लगे। ठीक।
नहीं मिल रहा है वो अभी, ठीक है, लेकिन चिप्स की थैली में नाइट्रोजन, ठीक है, विकृत गंधिता को रोकता है। अगला कह रहा है इनमें से कौन गैस उपचयन अभिक्रिया सबसे धीमी होगी। तो नाइट्रोजन गैस में, अगर नाइट्रोजन जो गैस है, जैसे कि हम लोग चिप्स खाते हैं तो बहुत दिन बाद चिप्स का पैकेट, उस पर एक्सपायर डेट लिखा रहता है कि इतना दिन के बाद ये क्या हो जाएगा, कि ये सामान ये खराब हो जाएगा। खराब होने का कारण क्या है कि इसमें नाइट्रोजन जो गैस है उसकी अवधि सीमित है। यह लंबे समय तक तो भोजन को बासी नहीं होने देगा, लेकिन इतना लंबे समय तक नहीं जो उनके एरिया से बाहर हो जाए, ठीक है। तो एक लिमिटेड पीरियड तक ही नाइट्रोजन गैस उपचयन अभिक्रिया को सबसे ज़्यादा धीमी गति तक बनाए रखता। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन अभिक्रिया क्या हो जाती है। तो वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से वह जो अभिक्रिया धीरे धीरे होती है। अगला क्या करा, मोमबत्ती में मोम का पिघलना एवं पुनः मोम में परिवर्तन होने की घटना किस प्रकार के भौतिक, कहिएगा कैसे। तो भौतिक परिवर्तन में किसी भी पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। मोम पिघला और पुनः मोम बन गया तो किसी पदार्थ का निर्माण हुआ नहीं। मोम पिघला फिर पुनः पिघल कर फिर पुनः मोम ही बन गया, तो यह भौतिक परिवर्तन है। अर्थात तो वैसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मोमबत्ती का जलना, हाँ, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन, कहिए क्यों, क्योंकि जलने के दौरान क्या है, ताप उत्पन्न होता, ऊष्मा उत्पन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन। श्वसन की क्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो श्वसन की जो क्रिया में कौन सी रासायनिक ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो शरीर में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कह रहा है सिल्वर की क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में क्या है, कम है। कहिएगा सर हमको बताकर दिखाइए। बिल्कुल आप लोगों को क्या करेंगे बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक कि हाइड्रोजन आ जाता है, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद Ag के बाद Hg के बाद Au, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉपर ऊपर उपस्थित है कि सिल्वर नीचे, इसीलिए कॉपर अधिक क्रियाशील है, ठीक है। कॉपर अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा जो कॉपर की क्रियाशीलता बहुत कम है। किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा क्या होता है, तो विस्थापन होता है। विस्थापन मतलब हटाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है। इसका आंसर 31 का क्या आ जाएगा, डी। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो 31 का डी ऑक्सीजन। कौन अवकारक है, H2S एक अवकारक है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला क्या कर रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक कैटालिस्ट जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया के गति को बढ़ा देता है, ए 34 के। अगला कह रहा है दो या दो से अधिक आयनों का विनिमय एक करके दो नए यौगिकों का निर्माण क्या कर, विनिमय मतलब स्थानांतरण। तो दो आयन का स्थानांतरण होगा तो उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अगला कह रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण एवं अवकरण एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो सदैव साथ साथ होती है, यही रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। 36 का आंसर सी आ जाता है। 37 में क्या कह रहा आप लोगों का कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का वैद्युत अपघटन होने पर एल्युमिनियम धातु मुक्त होता है किस पर, तक कैथोड पर। कहिएगा सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। देखिए यहाँ पर अब देखिए एल्युमिनियम है, यह Al2O3, इससे इलेक्ट्रिक करंट I पास कराते हैं, अपने आयन में टूट जाता है। तो 2Al3 प्लस आयन अब प्लस 3O2 माइनस में। अब देखिए 2Al3 प्लस है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 6 गो इलेक्ट्रॉन, तो किस में टूट जाएगा, 2Al में। अब देखिए 3O2 माइनस है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3/2O2 अब प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
प्लस कितना 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए तो यहाँ पर जो क्या कह रहा है हम लोगों से, तो इनमें से कई एल्युमिनियम किस पर, तो एल्युमिनियम यह जो प्राप्त हो रहा है यह एल्युमिनियम, ये देखिए यह कैथोड पर प्राप्त होगा, किस पर, तो यह जो होगा यह कैथोड पर प्राप्त होगा। ठीक है, यह एल्युमिनियम जो है यह किस पर प्राप्त होगा, तो यहाँ पर यह जो एल्युमिनियम देख रहा है यह कैथोड पर प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, कंकाली समीकरण कौन है, कंकाली समीकरण कौन है, तो यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण एक कंकाली समीकरण है। अभिक्रिया के प्रतिफल में पृथक रूप से ठोस पदार्थ अवस्थित है, तो वह अभिक्रिया क्या हुआ, तो प्रतिफल में जब ठोस पदार्थ अवस्थित आ जाए तो वह अवक्षेपण अभिक्रिया, सीधा अवक्षेपण। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश को अवशोषित कर घटित होती है क्या कहलाती है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो 40 तक हम लोगों ने पढ़ा। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही। यह प्रथम चैप्टर में है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से, और इस सब का आंसर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा और पीडीएफ भी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रत्येक दिन अब एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।